वेलकम टू आवर पॉडकास्ट स्क्वाड्रन लीडर प्रियंका। थैंक यू सो मच ममता। किस टाइम आपने डिसाइड किया था कि मुझे एयर फोर्स में जाना है? मैंने पहली बार ब्लू यूनिफॉर्म देखा एंड समथिंग स्टक टू मी एंड देन उन्होंने एक पोस्टर दिया था मेरे को व्हिच वाज ऑब्वियसली ऑफ एयरक्राफ्ट। उसके बाद तो पायलट ही बनना था। एयर फोर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है? एसएसबी कैसा होता है इसका? कैंडिडेट को पूरी तरीके से जज करते हैं, उसके बाद ही सिलेक्ट करते हैं उसको, बिकॉज फौज में आने के लिए देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। तो आपके एयर फोर्स जर्नी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने कभी नहीं सोचा था? बहुत सारे ऐसे, वैसे एयरफोर्स वाज आई ओपनर। मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने अपना पहला स्काई डाइविंग किया। कैसा था एक्सपीरियंस? डर का फैक्टर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एंजॉयमेंट का फैक्टर। तो शादी करके जब आर्मी लाइफ में घुसे वो कैसा था? आर्मी लाइफ इज डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है एयरफोर्स से। तो आपके अकॉर्डिंग एक आर्मी वाइफ की लाइफ और लोगों से कैसे डिफरेंट है? इट इज़ डिफिकल्ट आई से। एक लेडी जो शादी करके आई है, जो सब कुछ छोड़ के आई है, जो अकेले जिंदगी काट रही है। आई वाज हैविंग माई ब्रेकफास्ट एंड मेरे को फ़ोन आया कि अच्छा ही हैज़ गॉट अ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे हस्बैंड ही मेरे को फ़ोन करके बोलेंगे कि अच्छा नहीं मेरे को लग गई है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट स्क्वाड्रन लीडर प्रियंका। थैंक यू सो मच ममता। आपने एयर फोर्स में भी सर्व किया और आप आर्मी वाइफ भी हैं, तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी पहले आपकी एयर फोर्स जर्नी से। किस टाइम आपने डिसाइड किया था कि मुझे एयर फोर्स में जाना है? दैट स्टार्टेड ऑफ आई थिंक व्हेन आई वाज इन क्लास 5th आई हैड अ इंग्लिश टीचर। तो फिर वो जब मेरे को ट्यूशन करने आते थे, क्लास नो नॉट क्लास 5, देन इट विल बी क्लास 8, या माय बैड। तो फिर क्लास 8 की बात है, तो फिर वो मेरे को इंग्लिश जब पढ़ाने आते थे, तो फिर वो सैनिक स्कूल के टीचर थे। तो मैं भुवनेश्वर से हूँ, तो भुवनेश्वर में अपना एनसीसी का एयर विंग था। तो उन्होंने एक बार मेरे को बोला कि चलो हम जाते हैं, घूम के आते हैं। तो ऐसे ही मैंने पहली बार लाइफ में मैंने ब्लू यूनिफॉर्म देखा एंड समथिंग स्टक टू मी एंड देन उन्होंने एक पोस्टर दिया था मेरे को एंड विच वॉज ऑब्वियसली ऑफ एयरक्राफ्ट। तो वो देखने के बाद हर बच्चे का थोड़ा सा मन तो होता ही है कि अच्छा मैं पायलट बनूंगा। आई थिंक आधे बच्चे तो वही बोलते हैं, तो मेरा भी वैसे ही मन था कि मैं भी पायलट बनूंगी। एंड उस टाइम पे टीवीज़ में आते थे, एक दो सीरियल्स भी आते थे। एक R1 था विच वॉज ऑन नेवी आई थिंक, एंड सी हॉक्स वॉज देयर, तो दैट वाज ऑन कोस्ट गार्ड। सो ये सारी चीज़ें चल रही थी बैकग्राउंड में। तो पहले तो इट वाज लाइक नेवी एंड माय फादर वाज आल्सो अ मर्चेंट नेवी, सो आई थॉट आई गो इनटू नेवी। बट देन व्हेन आई सॉ द ब्लूज एंड जब मैंने वो फाइटर एयरक्राफ्ट का पिक्चर देखा, तो तब तो उसके बाद तो पायलट ही बनना था। बट देन आई थिंक दैट डिडंट वर्क आउट फॉर मी आगे जाके, बिकॉज मैंने अपना फ्लाइंग टेस्ट आई डिडंट क्लियर। सो दैट कुडंट हैपन, बट देन आई जॉइन्ड द टेक्निकल साइड ऑफ इट। So that dream, I think, stayed with me for a long time and I cherished it. So that is how was the beginning of my journey towards Air Force. इसकी एसएसबी के जैसे बहुत लोग होते हैं, ऑब्वियसली मेरी ऑडियंस ने आर्मी के बहुत सुने होंगे कि आपको ऐसे तैयारी करनी चाहिए बहुत, लेकिन एयर फोर्स की कैसी होती है, इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, एसएसबी कैसा होता है इसका? देखिए ट्रेनिंग एकेडमीज़ हैं, बट जैसे मैंने आई नेवर वेंट टू अ ट्रेनिंग एकेडमी, तो मुझे ट्रेनिंग एकेडमी का नहीं पता, बट आई कैन टॉक टू यू अबाउट एसएसबी। उसके लिए मैंने अपनी तैयारी करी थी। जैसे अपने एसएसबी में पहले फॉर द टेक्निकल ब्रांच देयर इज़ अ इंजीनियरिंग टेस्ट होता है। उसके लिए आपके अपने इंजीनियरिंग के बेस वगैरह सब कुछ क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंजीनियरिंग ओरिएंटेड टेस्ट। एंड देन आप जब वो पहला वाला क्लियर करते हो एंड देन आप चाहते हो एसएसबी के लिए आपका कॉल आता है। ये मेरे टाइम पे होता था कि EKT बोल के इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता था, बट आजकल AFCAT हो गया है। सो नाउ देयर आफ्टर वंस यू क्लियर दिस टेस्ट यू गो फॉर द एसएसबी। तो एसएसबी इज़ अ 5 days प्रोसेस, तो जिसमें कि पहले दिन भी आपका कुछ टेस्ट होगा, इसलिए बेसिकली द कॉग्निटिव नॉलेज टेस्ट होता है। देन देयर विल बी सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपके फिजिकल टेस्ट भी होंगे। देन देयर इज़ अ राउंड ऑफ इंटरव्यूज़, देन देयर इज़ अ कॉन्फ्रेंस। ये सारा प्रोसेस ये वेरिन दे चेक कैंडिडेट को पूरी तरीके से जज करते हैं, उसके बाद ही सिलेक्ट करते हैं उसको, बिकॉज फौज में आने के लिए देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आप ज़्यादा ही प्रिपेयर करके भी आ रहे हो, कभी कभार आप सिलेक्ट नहीं होते हो, यू हैव टू बी योर ओन सेल्फ। वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बोलते हैं कि जो ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं तो फिर वो ज़्यादा दिखावा टाइप भी हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू बी योर ओन सेल्फ टू क्लियर द SSB। सो इट्स अ 5 day प्रोसेस।
तो कैसी थी वो जर्नी, कैसी थी? क्योंकि आपने I was very excited. 8th क्लास में एक सपना देखा था जो सच हो गया। Yes. For me, because मैंने जब but मेरा first SSB was for flying. I had applied for flying, but I didn't clear my PABT, so I had to be sent. I was sent back, and then थोड़ा सा सदमा हर किसी को होता है कि पहला सपना आपका टूट जाए. So then I finished my engineering and I had joined a software firm also. But उसके बाद वो जो दिमाग में एक घर बना देता ना कोई भी आइडिया, like that blue uniform was so attractive. So then I said ठीक है कोई बात नहीं, वो नहीं हुआ तो कुछ और सही, but I want to join the Air Force. So then I said ठीक है, if not flying then I'll join the technical side. So I was working in Bangalore in an IT firm. I left my job बिकॉज नौकरी के साथ पढ़ाई नहीं हो पा रही थी एंड मुझे अपने इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा फिर से रिफ्रेश करना था फॉर द इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट के लिए. तो मैंने छोटा सा ब्रेक लिया. आई प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जाम. व्हेन आई क्लियर दैट आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड देन SSB वाज अ एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड मेरे कुछ अच्छे दोस्त बने जो SSB टाइप में बने, आज तक भी मेरे दोस्त हैं. So we continued so that my SSB will always remain close to my heart. तो आपके आपके इस जर्नी में, एयरफोर्स जर्नी में, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने कभी नहीं सोचा था कि या एकदम से हो गया, आप सोच रहे होगे कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है? Okay, yeah, there has been बहुत सारे ऐसे, वैसे एयरफोर्स वाज अ आई ओपनर. तो मैं मेरी पहली यूनिट पठानकोट थी आफ्टर ट्रेनिंग. सो देन और मेरे को यूनिट ज्वाइन किए हुए 6 months ही हुए थे एंड आई हैड कम होम, छुट्टी पे आई थी. तो फिर मेरे एक फ्रेंड का एक दिन फ़ोन आता है, तो मेरे को बोलती है दैट देयर इज़ एन ओपनिंग फॉर अ स्काई डाइविंग. एयरफोर्स की स्काई डाइविंग टीम थी. तो फिर वो बोलती है देख देयर इज़ अ चांस वेयर इन वी वुड गेट टू जंप, तो कोई करना चाहेगी क्या? तो ऑब्वियसली आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड. दिस वॉज समथिंग विच हम सोचते तो एयरफोर्स में मैंने फ्लाइट्स एयरक्राफ्ट देखे थे, जानती थी, बट देन स्काई डाइविंग वॉज नॉट समथिंग विच वॉज देयर इन माई माइंड. एट सीन बट आई नेवर थॉट कि मैं करूँगी. तो फिर मैंने हाँ बोला एंड देन आई स्पोक टू माई सीनियर्स इन माई यूनिट. बट देन एज लक वुड हैव इट मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिला एंड आई डाइव्ड. मैंने अपना पहला स्काई डाइविंग किया. कैसा था एक्सपीरियंस? इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस. आई वुड से नाइस. इट वॉज वेरी पहला जंप तो हर किसी को डर लगता है. हाँ, तो डर का फैक्टर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एन्जॉयमेंट का फैक्टर. एंड बट धीरे धीरे जब आप करते हो तो आपका वो जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करने लगता है, बट हर जंप में डर तो लगता है. सो दिस वॉज वन एक्सपीरियंस विच आई विल से दैट एयरफोर्स surely ensured that I got this experience. And then हम लोगों को as Air Force officers we get to have joy rides हमें मिलते हैं. तो मैंने Jaguar aircraft में एक बार, though I couldn't become a pilot, but then I could enjoy a joy ride. So that was also thanks to Air Force. मतलब sitting in a fighter aircraft was something which was really nice. So I think I'll give it to Air Force. Air Force has given me a lot of good opportunities, and wearing the uniform in itself is such a great privilege. So I think I'm thankful. तो एयरफोर्स में होते हुए आपको आर्मी वाले कैसे पसंद आ गया? कैसे कोई आर्मी की तरह मिल गया? क्योंकि we were dating much before, and then I joined before I joined Air Force. So that continued, and so that way is. तो उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, आपने एयरफोर्स? हाँ, because I was not ready to compromise on that aspect. I was like uniform तो blue पहननी है. I'll not say that I didn't like OG, but then I had my attraction towards blues was more that way. So I said, yeah, you are choosing army, but I'll choose Air Force. But yes, we can always go back and work it out together. That's the thing. But it was never that very difficult. तो ये लव मैरिज? हाँ. तो कोई प्रॉब्लम, कुछ ऐसा कुछ है कि सिर्फ सारी जगह सिर्फ सब रजामंदी थी, सब बढ़िया स्मूथली चल रही थी? Actually सब बोल भी नहीं सकते कि कुछ ज़्यादा गड़बड़ था. तो बस मेरे मोम को एक ही चीज़ का प्रॉब्लम था शायद, तो बिकॉज हम दोनों के बीच में 18 आवर्स का बस फ़र्क है. तो बट बाकी अदरवाइज एवरीथिंग वाज क्वाइट, मतलब बाकी सारी चीज़ें बहुत ठीक ठाक थी. तो मम्मी पापा को ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं हुए. एंड तो बस उन्होंने, मम्मी ने एक बार बोला, कोशिश किया कि अच्छा देख लड़का ज़्यादा बड़ा नहीं है तेरे से. तो बस वो एक बार बोला होगा, बट उसके बाद ठीक था. आई थिंक देयर वाज नो, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई. तो शादी करके जब आर्मी लाइफ में घुसे
वो एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज आपने ऑब्वियसली आप सिविल बैकग्राउंड से थे, आपने एयरफोर्स देख ली, अब आपकी तीसरी टर्न थी आर्मी की तरफ, वो कैसा था? आर्मी लाइफ इज डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है एयरफोर्स से. या माई हस्बैंड वॉज पोस्टेड जो आगरा, उस टाइम पे आगरा पोस्टेड थे वो. तो मैं पहली बार शादी करके आगरा गई थी. तो वहाँ पे जो वेलकम होता है, पैरा ब्रिगेड है वहाँ पे, दैट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. तो हम लोगों को मतलब एक रिक्शा पे चढ़ा के तो फिर तो आपको पूरा आगरा शहर घुमाते हैं. एंड देन तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि आगरा में बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, फॉरेनर्स. तो उनको उन्होंने हमारे पे वो माला शाला सब चढ़ा रखा था. तो फिर लोगों को लग रहा था कि इंडिया में शादी ऐसी होती है, तो वो लोग हमारे फ़ोटो खींच रहे थे. तो हमें थोड़ा बहुत ऐसा फन, मतलब ये तो आ ही रहा था, बट देन इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस आई थिंक. तो ये वेलकम हुआ था? हाँ, ये मेरा वेलकम था. पूरे आगरा शहर में हम रिक्शा के ऊपर, वो जो ट्रॉली रिक्शा होती है, वो रिक्शा मतलब नॉर्मल वाली रिक्शा भी नहीं, वो जो ट्रॉली जिसका पीछे पूरा खाली रहता है, वो वाले, उसके ऊपर एक चेयर लगा के हम बैठे हुए थे. एंड कौन चला रहा था? माई हस्बैंड वाज या. और उन्होंने पूरा हाँ, बट उन्होंने उसके बाद बोला कि मैम आप भी ऑफिसर हो. तो फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मेरे हस्बैंड को पीछे बिठा के मेरे को भी चलाने के लिए बोले थे. वो ऑब्वियसली आर्मी की साइड ली उन्होंने. क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं. कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे. यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की. आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा. तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए. किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा. अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है. बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है. तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं. इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है. अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे. जय माता दी. आपका वेलकम सच में बहुत ही, मतलब रिक्शा में घुमा दिया और बस हो गया. तो आपके साथ क्या हुआ था? मेरा तो मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और वो शायद मैंने बहुत थोड़ा बताया. मतलब मैंने बताया था, जैसे हम शादी करके गए, गेट पे 3 घंटे हमें रखा, अलाउ ही नहीं किया 3 घंटे तक. तो और ऊपर से ये एजेंट भी थे तब भी. तो मैं ये था कि कैसे हो तुम, पक्का ये यूनिट है ना तुम्हारी, तुम्हें तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं गेट से. हम बाहर खड़े रहे 3 घंटे तक. उसके बाद अंदर गए तो हमें मतलब रूम में सारा मिट्टी विट्टी डाली हुई थी, सब कुछ किया हुआ था. फैन पे अंडे रखे हुए थे ताकि फैन ऑन करे तो अंडे गिर जाए, बहुत अलग किया हुआ था. बट आई वाज स्मार्ट, तो मैंने फैन ऑन नहीं किया. मैंने क्या फैन ऑन नहीं करना होने वाला था. तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको एक छत, एक टेरेस थी कि आपको ना यहाँ पे अभी सब आएंगे 1 घंटे के बाद, पूरी यूनिट पूरे ऑफिसर्स आएंगे एंड उनकी फैमिलीज, एंड आपको यहाँ पे स्नैक्स बनाने हैं, पूरा आपको सेटअप. एंड कुछ नहीं है, एंड कोई हेल्प नहीं, मतलब जो किचन, कोई भी हेल्प नहीं थी, मैं और मेरे हस्बैंड. मैंने कहा ये कैसे करेंगे? फिर हम कुछ भी, और वो ऐसा नहीं है कि किचन में पूरा सामान है कि चलो आप कुछ फ्राई कर दो, कुछ भी सामान भी नहीं, सिर्फ बेसन रखा था. और मुझे दिखा कि सब्जी, और मुझे आलू दिखा, आलू एंड प्याज रखे हुए थे. मैंने कहा पकोड़े बन सकते और कुछ नहीं हुआ. फटाफट चॉपिंग किया और ऊपर जाके हमने हीटर लगाया, उस पर हम पकोड़े तल रहे हैं, चाय बन रही है, कॉफ़ी बन रही है वहाँ पे. और फिर वो सब आए तो वो होता, मतलब पूरी रात उसके बाद भी ख़त्म नहीं हुआ था. Then the party must be there. उसके बाद भी हुआ, उसके बाद उस रिक्शा वाला फिर लास्ट में हुआ हमारा.
जिसमें हस्बैंड ड्राइव कर रहा है, हाँ वो लास्ट में, और गोदी उठा के फेरे हुए हैं। ओह माय गॉड, सो यू हैड, हाँ आपका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सट्रीम। नहीं आप लोग का, बिकॉज मे बी बिकॉज आई वॉज एन ऑफिसर, तो उनको पता था कि मेरे को कुछ कुछ आइडिया होगा कि ऐसा कुछ होता है, बिकॉज हमारे कल्चर में है कि वेलकम होता है। तो उन्होंने ज़्यादा शायद तो नहीं किया, बट देन आई एम हैप्पी उतने में ही हो गया होंगे मेरे को, बिकॉज अगर पकौड़े मेरे को बनाने के लिए बोलते तो मेरे से तो ना हो। और मेरा तो मतलब आई थिंक ये दिसंबर एंड का ही टाइम था, काफ़ी एंड, हाँ एक्सट्रीम ठंड, मतलब बिल्कुल ऐसी वो होती ना ठंडी ऐसी चल रही थी। पहले तो हीटर के आगे मैंने खुद को गर्म किया, पकौड़े तले। You had quite a good experience. गुड, हाँ याद रहता है लाइफ टाइम। यस। तो फिर जब आपने, तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कभी कि बिकॉज आप एयरफोर्स में भी सर्विंग थे उस टाइम पे, एंड एक आर्मी वाइफ भी बन गए थे, तो कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ में आए हों? बिकॉज दोनों जगह आपसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी। No, actually, when there is a lady officer involved, or rather when there is a lady working, कोई lady अगर काम कर रही है, मेरे साथ to be honest बहुत अच्छे लोग मेरे को मिले हैं लाइफ में, जब भी हम जिनके साथ भी अगर इकट्ठे when I was serving, and जब हम दोनों एक साथ पोस्टेड थे, तो people were very supportive and they never disturbed me. कभी मेरे को ऐसा डिस्टर्ब नहीं किया, बिकॉज उनको पता था कि फौज का काम करना इम्पॉर्टेंट है. सो व्हेन आई वाज आल्सो सर्विंग, सो दे आल्सो न्यू दैट एंड दे रिस्पेक्टेड इट. तो आई नेवर फेस्ड एनी डिफिकल्टी एज सच. एंड जब हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो आप जाके वैसे भी जो एक्टिविटीज़ हैं इन्वॉल्व हो जाते हो. सो आई थिंक आई नेवर फेस्ड एनी मेजर इशूज while I was serving, to be honest. We had one co-location, but I just had one co-location मेरे हस्बैंड के साथ. एंड उसमें इतना कोई मेरे को गलत एक्सपीरियंस कुछ नहीं था. तो आपके अकॉर्डिंग एक आर्मी वाइफ की लाइफ और लोगों से कैसे डिफरेंट है? बिकॉज बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि एक आर्मी वाइफ की जर्नी आसान नहीं है. बिकॉज अगर मैं अपना भी बताऊं तो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं थे. मैंने कुछ महीने अकेले निकाले हैं. अकेले खाना बनाना बहुत टफ लाइफ होती है, एंड शायद इसीलिए आज कंट्री है, सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा है. तो कुछ आप वो बताना चाहिए, बिकॉज आर्मी वाइफ के बारे में कोई नहीं जानता है. आर्मी वाइफ, आई थिंक येस इट इज़ डिफ़िकल्ट, आई विल से, बिकॉज आपके साथ आपके हस्बैंड ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाते. तो आपको जो एक सपोर्ट चाहिए होता है घर में, आपको खुद इंडिपेंडेंट करना पड़ता है. सारा काम आपको इंडिपेंडेंटली करना पड़ता है. बाकी जगह पे एंड मेनली ये भी हो जाता है कि बिकॉज मोस्टली हस्बैंड से भी पोस्टेड टू द फील्ड, तो आप अकेले ही मैनेज कर रहे हो अपने बच्चों की पढ़ाई, घर का मतलब यू नो सब कुछ काम वाम. एंड तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है. कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं उस टाइम पे? खुद को क्या आता है मन में कि, बिकॉज जैसे हमने अभी आमरन जो मूवी आई थी उसमें वही दिखाया हुआ है कि वो खुद कैसे सब संभाल रही है. बट यू नो लाइक व्हेन यू नो दैट योर हस्बैंड, जब आपको पता है कि आपके हस्बैंड बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आई थिंक आपको अंदर से भी वो एक आ जाता है कि मुझे सपोर्ट करना है. लेकिन ना कि हस्बैंड और वाइफ समटाइम यू नो इवन लेडी ऑफिसर्स भी हैं, यू नो दैट कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं. तो आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, अगर इतना मुझे करना है, वो ऑलरेडी एक अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इतना सपोर्ट तो मैं कर ही सकता हूँ. तो वो आई थिंक एक कोई पावर मिलता है इसमें कि आर्मी वाइफ्स हुए या आर्म फोर्सेस के लेडीज़ हो गई, दे गेट दैट पावर टू मैनेज देमसेल्व्स. सो आई वुड से जैसे इवन व्हेन यू सी अवर मदर ऑल्सो, जैसे पहले लोग बहुत डरते हैं, बट माँ बनने के बाद वो उनको एनर्जी मिल जाती है काम करने की. जो डर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. सो व्हेन यू पुट इन दैट सिचुएशन, आई थिंक यू गेट दैट एनर्जी, आपको मिलती है, वो एनर्जी मिलता है या फिर वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, आप अकेले मैनेज कर सकते हो. यू डोंट वांट टू ट्रबल योर हस्बैंड फॉर दैट. तो ये चीज़ आई थिंक वो सिचुएशन में आ जाती है, अपने आप से ही आती है. यू वांट टू सपोर्ट योर हस्बैंड. तो जैसे कि अभी अंशुमन, कैप्टन अंशुमन वाला जो केस हुआ था जिसमें वो शहीद हुए, एंड उनकी वाइफ को कुछ अमाउंट भी मिला और चक्र जैसे वो लेकर चले गए. ये उन पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उनके पेरेंट्स की तरफ से कि वो चक्र लेकर चले गई हैं, हमारा बेटा था, हमने तो हाथ तक नहीं लगाया चक्र को. एंड बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जो NOK है, ये सारा जो भी मतलब अगर बच्चा शहीद हो, किसी का बेटा किसी का शहीद होता है, तो 100% पेरेंट्स को होना चाहिए. तो जैसे एक मोहित शर्मा वाला केस भी था, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो उनकी वाइफ थी वो वाइफ जो थी वो सारा अमाउंट जो भी था सब लेके उसने दूसरे, इवन शी वाज सर्विंग,
वो आज आई थिंक लेफ्टिनेंट कर्नल है, तो शी वाज सर्विंग, और वो सारा अमाउंट उनको लेके, क्योंकि उनको फौजी रूल्स पता थे, तो वो लेकर चली गई और हमें कुछ नहीं मिला। हम तो भटक रहे हैं, हमने तो बच्चे को पढ़ाया लिखाया भेजा, हमें क्या मिला, हमारी तो ज़िंदगी वैसे ही है। तो मेरा इसमें मतलब ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा दोनों एंगल से सोचती हूँ। आप भी प्लीज़ बताना इसमें आपके हिसाब से क्या सही है। एक लेडी जो शादी करके आई है, जो सब कुछ छोड़ के आई है, जो अकेले ज़िंदगी काट रही है, लाइक अगर अपनी बात करूँ, प्रेगनेंसी, अब भी बहुत कुछ मैनेज अकेले ही कर रही हूँ। कितना टफ टाइम हम भी देख रहे हैं। एग्री ये पेरेंट्स ने किया है, बट टफ टाइम हम भी देख रहे हैं। ये नहीं पता मुझे कि सारा अमाउंट लेकर चली गई। जस्ट मैं एक क्वेश्चन आता है, मैंने वो वीडियोस देखी थी एंड कि अगर सारा अमाउंट वो लेकर भी चली गई है, आपका बेटा जिंदा होता तब भी तो वही यूज़ कर रहे होते ना। एंड वो उसकी फितरत या जो भी हम कह सकते हैं वो वैसे है, या फिर आप लोगों की मॉर्निंग इतनी वैसी नहीं होगी कि आप साथ में रह रहे हो। कुछ कहना चाहोगे? बिकॉज मेरे लिए बड़ा अजीब सा ही है, मैं दोनों एंगल से सोचती ही रहती हूँ इस बारे में। देखिए, जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, वो जो ट्रॉमा, जो मतलब किसी अपने का गुजर जाना, एंड दैट टू इन सच अ शॉर्ट नोटिस, मतलब जैसे आप प्रिपेयर्ड नहीं हो एंड आप आज रात को आराम से सोए हो एंड कल सुबह आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है, या तो फिर कुछ भी ऐसा जब इंसिडेंट होता है आपके साथ, हर इंसान ट्रॉमा में जाता है। उस टाइम पे यूजुअली हमें जितना भी सारा न्यूज़ मिलता है, आप देखेंगे कि ज़्यादातर उसी इमीडिएट टाइम में ही सारी चीज़ें एक्शंस होती हैं, बिकॉज यस बहुत सारी चीज़ें तभी के तभी, बिकॉज पेपर एक्शन सब होने होते हैं। मेरे को कभी कभार लगता है कि शायद तो इंसान को थोड़ा टाइम जब बैठ जाता है ना, जब ट्रॉमा सेटल इन हो जाता है, तब शायद तो एक्शंस हमारे थोड़े से सेंसिबल हो जाते हैं। बट अदरवाइज जब हम ट्रॉमा से जा रहे होते हैं, बहुत बार हमारे एक्शंस सही नहीं लेते, हम लोग केपेबल नहीं होते लेने सही कदम लेने के लिए। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम गलत कदम उठा लेते हैं। आई विल नॉट से कि किसका वो पैसा लेना ज़्यादा जायज़ है, वो मैं नहीं बता सकती कि मम्मी पापा का हक ज़्यादा है या फिर वाइफ का है जो अकेले मैनेज कर रही है। बट आई जस्ट से कि जो ट्रॉमा है वो अगर थोड़े टाइम के बाद अगर हम कोई ऐसा एक्शंस ले, आई थिंक दैट विल बी मच बेटर, बिकॉज इंसान थोड़ा सा स्थिरता से सोच सकता है कि मेरा कौन सा कदम सही रहेगा। बिकॉज यूजुअली होता है कि हम जैसे मेरे हस्बैंड के साथ भी जब व्हेन देयर वाज एन इंसिडेंट, आई वाज हैविंग माय ब्रेकफास्ट एंड मेरे को फ़ोन आया कि अच्छा ही हैज़ गॉट अ गन शॉट। तो मुझे पहले लगता था कि ये मजाक वाली बात होती है, मतलब जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे हस्बैंड ही मेरे को फ़ोन करके बोलेंगे कि अच्छा नहीं मेरे को गोली लग गई है। बट ये जब होता है, जब हमारे साथ कभी ये इंसिडेंट होता है, we realize that कि it is the shock is something which is not easy for everybody to digest. हर किसी का अपना तरीका होता है। उस टाइम पे वो क्या बिहेव करता है, क्यों करता है, वो शायद तो हम लोग भी राइट जज नहीं है करने के लिए उसको, कि उसका अपना तरीका हो सकता है एंड वो सही कर रहा है गलत कर रहा है। आई थिंक वी आर नॉट द राइट जज टू जज समबडी, बिकॉज उसके साथ इतना बड़ा लॉस हुआ है, पर्सनल लॉस हुआ है, उसमें सही कदम ले पाना भी शायद तो कभी कभार मुमकिन नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। एंड हमें समझ में नहीं आता है, हम प्रिपेयर्ड ही नहीं होते, कभी इस फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, कभी नहीं सोचा होता है कि ऐसा कभी मुझे दिन देखना पड़ेगा एंड मुझे इसके साथ डील करना पड़ेगा एंड दुनिया चाहेगी कि आप एक तरीके का बिहेव करें, बट हो सकता है ना हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई थिंक वी शुड गिव, जिसका भी लॉस हुआ है, आई थिंक वी हैव टू गिव देम सम टाइम कि वो अपना थोड़ा सा सहम ले पहले, देन यू बॉम्बार्ड देम विद क्वेश्चंस, ना कि हम इमीडिएट लॉस के बाद क्वेश्चंस पूछ के उनके उस रिएक्शंस को ये करना, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट थिंग। बिकॉज कमेंट्स में एंड काफ़ी वीडियोस वगैरह भी आई कि सारे इमीडिएट, आप अगर देखेंगे बहुत इमीडिएट रिएक्शंस होते हैं वो, एंड इमीडिएट लॉस के बाद तो आई थिंक वी आर नॉट द राइट जज फॉर दिस रिएक्शंस। और बेशक चाहे लाइफ में कोई मूव ऑन कर ले, बेशक, बट आप नहीं बोल सकते, दैट इज नहीं बोल सकते। हाँ नहीं, एंड क्यों नहीं करे, अगर कोई मूव ऑन करना भी चाहता है, आई थिंक दैट पर्सन हैज, उनको हक है मूव ऑन करने का, बिकॉज सारा जीवन भर मूव ऑन करने का भी तो कोई मतलब नहीं बनता, तुक नहीं बनता। आपकी जिंदगी आपको जीना है, ऐसे जो चले गए हैं उनको रेस्पेक्ट देना है, बट जीना छोड़ थोड़ी ना सकता है कोई, भूल भी नहीं। हाँ भूल भी नहीं सकते, वो आपके हिस्सा हमेशा रहेंगे, बट आपको भी जीना है, तो उसके लिए जो आप कर सकते हो दैट इज ओके, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन आई थिंक।
बिकॉज इसमें जब मैं ये देख रही थी ना, ये न्यूज़ आ रही थी, मुझे मतलब मैं खुद ये सोच रही थी कि जब भी ऐसा कुछ होता है डेफिनेटली हम अपने ऊपर लेते हैं। इवन अगर मैं शेरशाह कोई भी मूवी देखती हूँ तो मैं उस दिन रोती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर आता है कि इन केस अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो क्या हो। तो उस टाइम पे क्योंकि अब दोनों एंगल से सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, उन्होंने भी अपना बच्चा खोया है, पेरेंट्स ने भी, बट जब उस लड़की के, उस लेडी के एंगल से देखते हैं तो लगता है कि ये बेचारी भी तो सब छोड़ के आई थी ना। एंड अपने ऊपर अगर मैं अपना ही देखूँ तो मुझे ये हुआ कि मैं भी तो सब छोड़ के आई थी ना। एंड इसके बाद मेरी ज़िंदगी बेशक मूव ऑन, बट ये जो एक अहम हिस्सा है जो वो कभी नहीं मिटेगा। देखिए मदर, ये दोनों रिलेशन जो मेरे हिसाब से ये दोनों रिलेशन कंपेयर करने के लायक नहीं है, बिकॉज दोनों ही बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। लाइक अ मदर एंड फादर हु हैव स्पेंट इतना टाइम एक बच्चे को बड़ा करना, वो आपके हिस्सा है। वो कंपैरिजन विद अ वाइफ का लव अलग है, बट वो दोनों को एक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आप नहीं तोल सकते। सो आई थिंक नॉट इवन जज इट, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसको सबसे बड़ी जो होती है ना, मुझे लगता है कि ठीक है जो हो गया, बट इसको प्लीज पब्लिकली नहीं करना चाहिए। हाँ, यू हैव टू रेस्पेक्ट कि जो फैमिली का लॉस हुआ है उनको थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। हाँ। कि वो अपना जैसे डील करना चाहे, एंड उनका अपना, हर परिवार का अपना इक्वेशन होता है। देखिए आपके घर में होगा कुछ, मेरे घर में इक्वेशन कुछ होगा, क्यों होगा वो भी हमें हक नहीं है पूछने का। तो जो भी है, बट उनको वो एक टाइम हमें देना चाहिए। एज सोसाइटी वी नीड टू गिव दैट टाइम टू देम सो दैट दे कैन हैंडल दिस प्रॉपरली। कमिंग आउट फ्रॉम दैट, वो जैसे अपना जो स्टैंड लेना चाहे, I think that much the society needs to give it to them. Anybody who has lost. NOK जो है ये खुद डिसाइड करते हैं, जो भी जो भी सर्व कर रहा है वो खुद डिसाइड करता है कि 60-40 और 50-50 whatever परसेंटेज। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ही को 100%। मैं ऑडियंस को क्लियर करना चाहूँगी, बिकॉज बहुत लोगों के ये थे, तो प्लीज़ आप भी इस पर अपना बताइएगा। बहुत लोगों को ये है कि ये तो पहले से ही डिसाइडेड है कि सरकार को ये करना चाहिए या डिफेंस को, ऐसा नहीं। हाँ, ऑफिसर डिक्लेयर करते हैं कि मेरा ये है, दिस इज 60 and 40, और उसी के हिसाब से फौज या जो भी है वो अमाउंट वैसे शेयर करती है। whatever the officer उन्होंने जो डिक्लेयर किया उसका पेपर वर्क वो करती है। एंड फौज कैन नॉट डिसाइड कि कितना देना है, वो नहीं डिसाइड कर सकते। दैट मीन्स सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आपने अपना टाइम दिया। Thank you so much. Thank you, Mamta, for having me here. And I just hope I would have conveyed something अच्छा आपके ऑडियंस को, मैंने कुछ अच्छा कर देने की बहुत डिमांड थी, बहुत लोग चाह रहे थे कि मैम प्लीज़ एक आर्मी वाइफ को लेकर आइए। बहुत डिमांड थी कि आप किसी एयरफोर्स ऑफिसर को लेके आइए, तो मैंने दोनों कॉम्बो मिक्स कर दिया। थैंक यू सो मच ममता। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, कमेंट्स में ज़रूर बताना। कुछ और क्वेश्चंस आपके मन में है, या जैसे ये NOK का जो मैंने खासकर शेयर किया इस पॉडकास्ट में, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपके, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप लोग सब सब्सक्राइब करना। जय माता दी।